साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत ने वर्ष 2000 केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाते हुए 370 को हटाते हुए उसे भी भारत का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। जब यूनियन टेरिटरी बना तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में वहां पर जो ऑलरेडी चली आ रही सुविधाएं थी, सुविधाओं से मतलब क्या था, मैं सारी बातें आज आपको बताता हूं। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर से भी लोकसभा के अंदर सांसद इलेक्ट होके आते हैं, राज्यसभा के अंदर भी इलेक्ट होके आते हैं। वहीं एक और जम्मू कश्मीर की खुद की विधानसभा में भी विधायक बैठते हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी विधानसभा है जिसमें विधायक बैठते हैं, उन्हीं के बारे में आज चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हों, इसके बारे में एक डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया था, परिसीमन आयोग बनाया गया था। यह परिसीमन आयोग क्या होता है, इसके काम क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या रही, रिसेंटली जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनका क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विरोध कर रही है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम बात करेंगे। परिसीमन क्यों आया, क्या हुआ, तमाम बातें आपको बेसिक से बताना शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा हाल ही में 6 सीटें जम्मू के अंदर और 1 सीट कश्मीर में प्रस्तावित की गई हैं। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने का कार्य करता हूं। देखिए साथियों, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताने के लिए चीजें समझाता हूं, ध्यान से समझिए। पहले हम सबसे पहला सवाल सीखते हैं, व्हाट इज परिसीमन। परिसीमन है क्या असल में? देखिए क्या है, मान लीजिएगा कि एक समय था भाई, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, वो अप्रत्यक्ष रूप से क्राउड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप जितने भी सांसद या विधायक हैं वो भीड़ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई देश की कुल आबादी है, उस कुल आबादी के अंदर कहां से कितने सांसद आने चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो हमने रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली अपनाई है। अब देखिए भाई, हमारे मान लीजिए देश के अंदर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह से तमाम लोग निवास कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग हमने बना दिए। एक समय था, मान लीजिए कि हमने बात करी, एक समय एक्स टाइम था, कोई सा भी टाइम था, मैंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र से 100 सांसद चुन के आएंगे, 100 सांसद चुन के आएंगे। तो अब आप 100 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? 100 को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करोगे कि साहब इस पूरी आबादी को हमने काउंट कर लिया, मान लीजिए कि 1 लाख लोग थे, तो हमने इनको 100 भागों में बांट दिया। 100 भागों में बांटने के बाद में 1000 व्यक्ति मान लीजिए एक सांसद को चुन के भेज रहा है। यही सिंपल तरीका है, ठीक है साहब। अब हमने देखना तो पड़ेगा ना कि वो 1000 लोग रहते कहां कहां पर हैं, यानी आपको इन क्षेत्रों का विभाजन तो करना पड़ेगा ना इस प्रकार से कि भाई 1000 लोग इस प्रकार से इन कॉलोनीज में इन क्षेत्रों में रहते हैं। यही तो अपन करेंगे। अगर हमको क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या को वितरित करना पड़े, इसे ही परिसीमन कहते हैं। मतलब समझिए, मैंने अभी 100 सांसद 1 लाख लोगों में से चुनने थे, उदाहरण लिया है मैंने, तो इसका मतलब हजार लोगों में से एक चुनेगा। और 1000 लोग रहते कहां हैं, पहले ये डीमार्किंग तो करनी पड़ेगी ना कि भाई यहां पर ये 1000 रहते हैं, यहां पर ये 1000 रहते हैं, यहां पर ये 1000 रहते हैं, करना पड़ेगा ना। ये जो प्रक्रिया है मार्किंग करने की, इस मार्किंग करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा भाई अब मान लीजिए आपने कहा सर एक बात बताओ, इसका मतलब आपको हर बार जनसंख्या मालूम करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले सर एक बात सोच के देखो जरा। मैंने कहा बताइए। मान लीजिए सर जनसंख्या बढ़ जाए, अब बढ़ जाए तो कितनी बढ़ गई? मान लीजिए सर 1 लाख की जगह अब हो गई 1.25 लाख जनसंख्या, अब क्या करोगे? मैंने कहा यार 1.25 लाख जनसंख्या हो गई तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर बोले सर एक बात बताएं आपको। हमने कहा बताइए। सर अगर मान लीजिए ऐसा हो कि ये जनसंख्या किसी एक क्षेत्र में ही बढ़ी हो, बाकी जगह ना बढ़ी हो, तो क्या करोगे? मैंने कहा मतलब? बोले एक आपने तो इक्वली बांट दिया, लेकिन इक्वली बांटने के बाद में पता चल रहा है कि इस तरफ तो जनसंख्या बढ़ गई 1500, यहां रह गई 800, तो फिर कैसे बांटोगे? मैंने कहा इसीलिए हर बार की जब जनगणना होती है तो जनगणना यानी सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है। हालांकि अभी तक 4 बार ही बैठा है, लेकिन 4 बार भी बिठाया उसे जनगणना के बाद ही गया है। बोले ठीक है, ये तो समझ में आ गया। क्या कोई संवैधानिक उपबंध है डिलिमिटेशन के लिए? मैंने कहा बिल्कुल है। कौन सा है? हमने कहा आर्टिकल नंबर 82 है,
82 है। फिर आप पूछेंगे आर्टिकल नंबर 82 अगर परिसीमन की बात करता है तो परिसीमन करने जाता कौन है? हमने कहा हो सकता है किसी रिटायर्ड जज को भेज दें, चुनाव आयुक्त को भेज दें, ये जाकर के वहां पर लोकल सर्वे करते हैं और उस हिसाब से बताते हैं कि अब इस क्षेत्र से एक सांसद चुनेगा। चलिए यहां तक भी हो गया। क्या ये लोग सीट बढ़ा सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। क्या कोई सीट घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं। अच्छा। तो फिर एक बात बताइए सर, क्या इनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परिसीमन आयोग के फैसले को? मैंने कहा जी नहीं। याद रखिएगा पेपर में यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था के रूप में आर्टिकल 82 के तहत स्थापित किया जाता है, लेकिन इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर इसने फैसला दिया कि यही क्षेत्र अब सांसद चुनेगा या विधायक चुनेगा, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा तो अभी क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा ऐसे ही हमने अपना डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में भेजा। आप पूछेंगे अब क्यों भेजा, पहले क्यों नहीं भेजा? ध्यान से सुनिएगा। जब जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस रखता था तो वहां के लोकसभा और राज्यसभा का निर्णय डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेता था, लेकिन विधानसभाओं का जो निर्णय था वो राज्य विधानसभा के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, तो विधानसभा के केस में जम्मू कश्मीर का अपना कानून डिसाइड किया करता था कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से विधानसभा के अंदर लोग चुन के जाएंगे। इसका मतलब इंडिया वाला डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर पर कार्य नहीं करता था। तो अब क्या हुआ, 2019 के बाद से भारत का जो डिलिमिटेशन है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भी सीटों का परिसीमन करने चला गया है, डिलिमिटेशन करने चला गया है। फिर क्या हुआ साहब, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या रिपोर्ट सौंप दी है साहब? उसने रिपोर्ट सौंप के कहा है कि जम्मू क्षेत्र से विधानसभा के अंदर 6 सीटें बढ़ाई जाएं। क्या कहा है? जम्मू क्षेत्र से विधानसभा में 6 सीटें बढ़ाई जाएं। आइए देखते हैं इसे। आप देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिए कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र निकल के आया है, इसमें कश्मीर और जम्मू वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कहा गया है कि जो जम्मू वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में 6 सीटें बढ़ाओ और कश्मीर वाले क्षेत्र में केवल 1 सीट बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। अर्थात ये जो लोग यहां बैठे हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं, महबूबा, ये क्या कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला जो बैठे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर आपने ऐसा कर दिया तो जम्मू के अंदर सीट बढ़ जाएंगी, कश्मीर में तुलनात्मक रूप से कम रह जाएंगी। तो ये तो एजेंडा हो गया सरकार का कि जम्मू कश्मीर में भी जम्मू के आधार पर सरकार बना ली जाए, बहुमत के आधार पर। यह कार्यवाही यहां पर हुई है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को यहां पर समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो एक प्रकार से हमने आपको यहां का इतिहास बताया, इतिहास के अंदर बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको यहां पर एक बात और बताई और वो ये है कि ये पूरी बात मैंने आपको क्लियर कर दी, डिलिमिटेशन कमीशन कहां पर लाया जाता है, कैसे लाया जाता है। क्लियर है? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बताता हूं साथियों मैं आपको। तो साथियों यहां पर अब जो है जम्मू के अंदर कितनी सीट बढ़ाकर कर दी गई हैं, तो 37 से बढ़ाकर के जम्मू के अंदर कर दी गई सीटें 43, 37 से बढ़ाकर 43 सीटें जम्मू में हो गई। वहीं कश्मीर में जो 46 सीटें हुआ करती थी उसमें केवल 1 सीट बढ़ाई गई है और वो कर दी गई है 47। तो देखिए 43 ये 47 ये कुल मिलाकर हो गई 90 सीटें। कितनी हो गई कुल मिलाकर के? 90 सीट। 90 सीट की बना दी गई विधानसभा। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भाई ये वाला जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन ने 24 सीटें छोड़ी हैं। 24 सीटें छोड़ी है से मतलब यह है कि कल को जब ये यहां से हमारे हिस्से में बनेगा, यानी कि जब ये हमारे साथ जुड़ जाएगा, उस समय पर 24 सीटें यहां से भी विधानसभा के अंदर आएंगी, विधायक यहां से चुन करके आएंगे। ऐसा किसने कहा है? डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा है। और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर आए हैं। यानी कुल मिलाकर के 90 + 24 यानी एक तरह से 114 सीट की विधानसभा होगी। 24 सीट यहां पर खाली रखी जाएंगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं साथियों। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी यहां से पता होनी चाहिए और वो ये है कि यहां पर पहली बार
एसटी और एससी के लिए सीट रिजर्व की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया गया है, सीटें जो रिजर्व की गई हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एडिशनल सीटें जोड़ी गई हैं और यहां पर 9 सीटें कुल मिलाकर के एसटी कम्युनिटी, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और जो 7 सीटें जो हैं यहां पर किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं। इस प्रकार से परिसीमन के द्वारा अपनी रिपोर्ट यहां के बारे में दे दी गई है। जब ये रिपोर्ट आई तो भाई साहब यहां पर इसके रिव्यू भी आने थे। हां जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि 24 सीट पर कोई नहीं बैठेगा। बिल्कुल कोई नहीं बैठेगा, जब हम मिला लेंगे तब बैठेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये जो चीज है आपके सामने, इसे देखें। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा साहब, इनका कहना है माई एप्रीहेंशन about the delimitation commission weren't misplaced. They want to pitch people against each other by ignoring the population census prepared 6 seat for one region, only 1 for Kashmir. क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि भाई इनकी सरकार चलती ही केवल कश्मीर के दम पर है। ऐसी स्थिति में अब यदि कश्मीर और जम्मू में सीटें बढ़ेंगी तो सरकार संभव है कि जम्मू से निकल करके कोई मंत्री, मुख्यमंत्री बनकर के आए। ऐसी स्थिति में इन्हें लग रहा है कि इनकी स्थिति जो है वो बिगड़ने वाली है। और देखिए, और सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं एक इंपॉर्टेंट यहां पर बताना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए। द ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन इज अनएक्सेप्टेबल। इन्होंने कहा है कि हमें मंजूर नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली क्रिएटेड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज विद 6 गोइंग टू जम्मू एंड 1 टू कश्मीर इज नॉट जस्टिफाइड बाय द डेटा ऑफ द 2011 सेंसस। मजेदार बात सुनो, मजेदार बात यह है, हमको बाकी से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ये वो लोग हैं जो कि पहले कश्मीर के विषय पर 370 हटाना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, है ना। आज ये लोग डिलिमिटेशन पर भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि जहां एक और इनसे पूछा जाए, इनके ही चाहने वाले पूछ ले यार सर आपने खुद ने तो पहले कहा 370 हटना बर्दाश्त नहीं है, तो आप तो इस प्रक्रिया में ही मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। आपका मतलब बेस क्या रह गया? आपने पहले कहा 370 नहीं हटनी चाहिए, वो हट भी गया, तो अब आप कह रहे हो परिसीमन के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको केवल रिएक्ट करना है, आपको मतलब ही नहीं है इस बात से, है। तो भाई साहब इनका कहना का बयान जो है वो हमने आपको सुना दिया है। एक प्रकार से अब जम्मू के पास भी काफी अच्छी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन होगा। अब एक सवाल बनता है, और सवाल बनता है कि सर भारत में अभी तक डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है? ये बहुत प्यारा सवाल है और ये सारी पीडीएफ जो पीपीटी है ये आपको मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएंगी। ध्यान से सुन लीजिए, भारत में अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। 4 बार हमारे यहां डिलिमिटेशन हुआ है। 2002 वाला जो डिलिमिटेशन है ना, वही मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया था। उसी के तहत ये जम्मू कश्मीर का निर्णय भी लिया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। सवाल बन सकता है कि शुरुआत में जब जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस हुआ करता था तब डिलिमिटेशन का काम कौन करता था? तो आंसर है कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के द्वारा यह कार्य किया जाता था। कश्मीर के विषय पर कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के द्वारा यह स्पेशल स्टेटस का कार्यभार संभाला जाता था। एक प्रकार से जहां पहले 87 सीटें हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, अब वहां 114 सीटें होंगी और उन 114 सीटों के अंदर से मैंने आपको तरीका बता दिया है किस प्रकार से यहां पर कार्य होगा। यहां पर 114 सीट पहले जो है, मतलब अगर हम पीओके को मिला लें तो 160 थी, अब ये 114 होंगी और 114 के अंदर 90 जो है वो जम्मू और कश्मीर से होंगी और 24 जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होंगी। उन सीटों के आधार पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा बन करके आएगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आ रही है जानकारी, महत्वपूर्ण है, अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनअकैडमी के द्वारा प्राइस हाइक 16 तारीख को किया जाना था, लेकिन उसे बच्चों की डिमांड पर बढ़ाकर 23 तारीख तक कर दिया गया। यदि आप चाहते हैं अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना तो सब्सक्रिप्शन की जो दिवस है वो 23 तारीख तक कर दिया गया। 23 तारीख को अब
3,000 रुपए जो है वो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ेगी, जिसमें कि यूपीएससी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर किए जा रहे हैं। इस संडे को आप लोगों का कॉम्बैट होगा और इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें। और हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि संडे को आपका टेस्ट भी होगा, मेरा वाला भी है ना, तो 10 से 11 मेरा टेस्ट दें और उसके बाद आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इस फ्री टेस्ट के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप, आईपैड, एचपी लैपटॉप, किंडल, फिस्टावाट ये सब मिलते हैं। अनअकैडमी के साथ पढ़ने का आपको एक और फायदा है, और वो ये है कि हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप, स्टडी प्लानर वगैरह मिलते हैं। और साथ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार के फाइनेंस का इशू है तो आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ दी जाती है। मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं